हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ दो बेहद ही रहस्यमयी घटनाएं। ऐसी घटनाएं जिनके होने का कारण शायद ही किसी को पता हो। अगर आपको ये घटनाएं सुनकर कुछ समझ में आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो कभी भी, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करके बता सकते हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूँ और मुझे टाइम टाइम पे अलग अलग जगह पे ड्यूटी के लिए जाना पड़ता था। बात तब की है जब मुझे एक बार एक पहाड़ी एरिया के हॉस्पिटल में जाना था। उस जगह पर मुझे 6 महीने के लिए हायर किया गया था। शाम के तकरीबन 7 बजे बस से मैं उस जगह पर पहुंच गया। बाहर ज़ोर की बारिश हो रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया। मैं वहां पर पहुंचने के बाद मैं वहां की मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिला। वहां के सीनियर डॉक्टर्स मुझे देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने टेबल पर एक फ़ाइल रख दी। उसके बाद उन्होंने फ़ोन पे एक नंबर डायल किया और दूसरी लाइन पे जो था उन्हें मेरा नाम बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ी देर वहाँ पर बैठने के लिए कहा। मुझे उन्होंने बाद में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। उसके बाद वो थोड़ी परेशानी भरी नज़रों से मेरी ओर देखने लगी। मैंने पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने बस इतना कहा, देखिए परेशानी की बात यह है कि हॉस्पिटल में अभी जगह नहीं है, लेकिन हम किसी वजह से अरेंज नहीं कर पाए। बेशक ये सुनकर आपको अजीब लगेगा कि एक 300 बेड वाले हॉस्पिटल में एक आरएमओ के लिए क्वार्टर नहीं था। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा, तो आप बताइए कि क्या करना है। उसके बाद वो मुझे पास वाली ही खिड़की के पास ले गई और खिड़की के पीछे से उन्होंने मुझे दिखाया। तकरीबन 800 से 900 मीटर की दूरी पर हॉस्पिटल का ही एक क्वार्टर था, लेकिन उन्होंने बताया कि वो पिछले काफ़ी समय से बंद पड़ा है। आपके लिए वो जगह साफ़ करवा दी जाएगी। क्या आप वहाँ पर रह सकते हैं? हॉस्पिटल और उस क्वार्टर के अलावा उस एरिया में कुछ भी नहीं था। चारों तरफ बस खेत ही खेत। मैंने कहा ठीक है, मुझे वहाँ पर रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने मुझे गार्ड से कहवा के मेरा सारा सामान और मुझे वहाँ पर भेज दिया। गार्ड ने मुझसे कहा, आप टेंशन ना लीजिए, ये जगह कल तक बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और ये कहकर उसने उस जगह का दरवाज़ा खोल दिया। वैसे वो क्वार्टर बहुत ही अच्छा खासा बड़ा था। वहाँ पर 5 अटैच्ड रूम थे जो कि अच्छे खासे बड़े थे। एक किचन था, एक डाइनिंग रूम था। मुझे बहुत ही भूख लग रही थी क्योंकि मैं पिछले 8 घंटे से लगातार सफ़र कर रहा था। मैंने गार्ड को 100 रुपये दिए और उससे कहा कि प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए ला के दे दो। उसके बाद मैं नहा लिया और नहाने के बाद बेड पे लेटते के साथ ही मुझे कब नींद आई मुझे नहीं पता चला कि तभी अचानक से दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाज़ा मैंने जैसे ही खोला तो देखा कि बाहर एक लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में एक खाने की प्लेट और एक दूध का ग्लास था। उसने कहा कि ये एमएसजी ने भिजवाया है। मैंने वो ले लिया और उसके बाद वो तुरंत ही उस जगह से वापस चली गई। उसके बाद डेली ही वो वहाँ पर मेरा खाना लेकर आने लगी। वो कभी भी ज़्यादा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त तक मुझे ये अजीब भी नहीं लगा था। बस एक बार जब वो आई तो मैंने उससे कहा कि मेरे कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, क्या आप प्लीज़ इनके लिए मेरी मदद कर सकती हैं? उसने कहा ठीक है, मैं ये कपड़े धुलवा दूँगी। और उसके बाद अगले ही दिन जब मैंने देखा तो मेरे सारे कपड़े बिल्कुल धुले हुए थे और बिल्कुल इस्त्री किए हुए रखे हुए थे। ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने उनसे कहा, आप मुझसे महीने के 2000 रुपये ले लिया कीजिए। उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन मेरे थोड़ा ज़िद करने पर वो मान गई। वो लेकिन कभी भी पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं बोला करती थी। वो थोड़ी अजीब सी थी। एक बार मैंने खिड़की में से उन्हें जाते हुए देखा तो मैंने देखा कि वो सीधी नहीं चलती थी, वो थोड़ा लंगड़ा के चलती थी। धीरे धीरे 6 महीने कब बीत गए मुझे पता भी नहीं चला और फिर मेरे जाने का समय आ गया। और शायद वही वो दिन था जिस दिन मुझे सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। शाम की 7 बजे की मेरी बस थी। उस दिन भी मेरे निकलने से ठीक पहले वो लड़की मेरे क्वार्टर्स पे मेरे लिए एक कप चाय लेके आई थी।
मुझे नहीं पता था कि उस दिन मेरे साथ इतना बड़ा क्या हो मुझे नहीं पता था कि उस दिन मेरे साथ एक इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। पहले मैं जब भी उससे उसका नाम पूछता था तो वो मुझे कभी भी अपना नाम नहीं बताती थी, सिर्फ मुस्कुरा देती थी। लेकिन मैंने उससे उस दिन कहा, आज तो मैं जा रहा हूँ, अपना नाम तो बता दो। तो उसने धीरे से सिमरन कहा। मैं भी मुस्कुरा दिया और उसके बाद अपने बैग्स लेकर हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में जाने से पहले मैं वहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिला। वो लोग मेरे जाने से थोड़े दुखी तो थे, लेकिन फिर मैंने उनसे बस इतना कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सिमरन जी जैसी अच्छी लड़की को मेरा ध्यान रखने के लिए कहा था। लेकिन ये सुनते के साथ ही वो मानो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। उन्होंने कहा, सिमरन? कौन सिमरन? मैंने कहा, आप कैसी बात कर रही हैं? वही नर्स जो कि थोड़ा लंगड़ा के चलती हैं। उन्होंने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पूरे स्टाफ में एक भी ऐसी नर्स नहीं है जो कि लंगड़ा के चलती हो। उनकी ये बात सुनकर मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा। मैंने उनसे कहा, अरे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके द्वारा आप मुझे डेली खाना भिजवाती थी। लेकिन उनका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, लेकिन गार्ड तो बता रहे थे कि आप डेली अपना खाना लेने खुद ही आते हो और कैंटीन से खाना लेकर चले जाते हो। ये बात सुनकर मेरे को बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लग गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं फ़ौरन गार्ड के पास गया और मैंने उनसे कहा कि आखिर मुझे डेली खाना देने कौन आता था। तो उसका भी जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा, क्या साहब, डेली तो आप ही अपना खाना लेके जाते थे। लेकिन एक बात है, अभी आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन कभी भी जब आप खाना लेने आते थे तो बिल्कुल चुपचाप ही रहते थे। मेरा मानो बिल्कुल सर ही घूम गया। मैं वहाँ पर और एक मिनट रुकना नहीं चाहता था। मैं फ़ौरन वहाँ से अपना बैग उठाया और अपने घर के लिए निकल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी भी जो भी मेरे साथ हुआ था या आखिर सच में था या फिर उनका सिर्फ एक नाटक भर था। लेकिन घर पहुँचने के बाद जब मैंने अपना बैग चेक करा तो मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने देखा मेरे बैग में सामान के बिल्कुल ऊपर एक पर्चा रखा हुआ था। आपको ये बताना तो मैं भूल ही गया कि मेरा बैग भी उन्हीं नर्स ने पैक करा था। वो पर्चा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उस पर लिखा हुआ था कि मेरा नाम सिमरन है। मेरे पति पिछले साल एक बहुत ही बुरी दुर्घटना में मारे गए। उस वक्त हमारी शादी को बस 1 ही महीना हुआ था। उसके बाद मैं भी ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी और ना ही मैं ज़िंदा रही। लेकिन आपको देखकर बिल्कुल ऐसा लगा कि आप मानो मेरे पति के जैसे ही दिखने वाले थे। पता नहीं कैसी क्या शक्ति थी जिस वजह से मैं 6 महीने तक आपकी मदद कर पाई। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आपको बैग में 12,000 रुपये मिल जाएंगे जो कि आपने मुझे दिए थे। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। ये देखकर मैं बिल्कुल पागल सा हो गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ घटा है। मुझे अब जाके धीरे धीरे बातें समझ में आई थी, क्योंकि हमेशा ही वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता था कि आपने उस क्वार्टर में रह के सही नहीं किया। उस क्वार्टर को कई सालों से इसलिए ही खाली छोड़ा गया था क्योंकि उसमें किसी की मौत हुई थी। सब कहते हैं कि वहाँ पर कोई लड़की रहती है। मुझे नहीं पता क्या सच में उस क्वार्टर में उस लड़की की आत्मा ही रहती थी या फिर पूरा वो हॉस्पिटल मेरे से मजाक कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा गंदा मजाक करेगा। मैं वापस कभी भी उस जगह पे नहीं गया। आप शायद ही यकीन करो, लेकिन एक बार मेरे उस लेटर के पढ़ने के बाद ही मैंने उसे टेबल पे रख दिया था और उसके अगले दिन ही वो बिल्कुल गायब हो गया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कभी भी नहीं मिला। ये पूरी घटना मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई, यही सोचकर कि शायद ही कोई मेरा यकीन करे और सीधा यही कह दे कि मैं पागल हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे साथ जो भी हुआ वो सब बिल्कुल सच था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अगर आपको मेरी आवाज़ में कोई चेंज नोटिस हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम हो रहा है। यहाँ का भी मौसम ही कुछ ऐसा है कि किसी की भी तबीयत ख़राब ही हो जाए। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो कि हमें बताई है गिरीश जी ने।
मेरा नाम गिरीश सांगवान है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। और यकीन मानिए, ये घटना बिल्कुल अविश्वसनीय है। इसमें विश्वास कोई भी नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि एक बार को तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके चेहरे के जो भाव थे वो साफ बता रहे थे कि वो झूठ नहीं कह रहा। मैं आपको उसका असली नाम तो नहीं बता सकता, इसीलिए अब सीधा मैं उस घटना को वैसे ही बताना स्टार्ट करता हूँ जैसे कि उसने मुझे बताई थी। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे पिता एक बैंकर। इंटर के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मुझे आर्कियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और धीरे धीरे वक्त भी बीतता गया और आखिरकार अब मैं गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर हूँ। हमारा काम है छोटे छोटे गाँवों में जाकर लोगों को कृषि के बारे में डीपली बताना, उन्हें एक एक छोटी छोटी चीज़ बताना, क्या फर्टिलाइज़र कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है, वगैरह वगैरह। पूरे छत्तीसगढ़ में हर हफ्ते हम लगभग 1 से 2 गाँव में जाते थे और लोगों को ट्रेनिंग देते थे। हमने कई बार ये काम बड़े बड़े शहरों जैसे कि रायपुर और भिलाई में भी किया है, लेकिन ज़्यादातर हमें बहुत ही छोटे छोटे गाँव में जाना होता था जहाँ के लोगों को इस बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी। और कभी कभी तो हमें बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके में भी जाना पड़ता था। नॉर्मली वो लोग हमें नुकसान तो नहीं पहुँचाते थे, लेकिन फिर भी वो हम लोगों से डरते थे हम जब भी उनके पास मिलने जाते थे। लेकिन कई बार मिलने के बाद वो और हम दोनों ही कंफर्टेबल हो गए। वैसे आपको पता ही होगा कि बस्तर के जो जंगल हैं वो बहुत ही घने हैं। मेरे शहर के बाद वो पड़ोसी राज्य तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र तक जाते हैं। तो हुआ यूँ कि हमें एक बार कपसी से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में ट्रेनिंग देने के लिए जाना था। रास्ता सिंगल साइड का है, दोनों साइड घने घने पेड़ और सुनसान तो इतना कि पूछिए ही मत। 30 किलोमीटर के सफ़र में मैं आपको बता दूं कि मुश्किल से 4 या 5 बाइक दिखी होंगी और मुश्किल से बस एक गाड़ी। और उसके बाद वो गांव आ गया। उस गांव का नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अब हम मेन रोड से उतरकर गांव के कच्चे रास्ते से गांव के अंदर चले गए। बड़े से जंगल के बीच में एक सुनसान से एरिया के पास वो गांव था। उन लोगों ने केवल उतने ही पेड़ काटे, बाकी के सारे एरिया में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। जैसे ही हम गांव पहुंचे तो हमें वहां पर बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। मतलब हम जब भी किसी गांव में जाते हैं तो हमारे वहां पे पहुंचते के साथ ही कई सारे बच्चे वगैरह और लोग वगैरह हमारा स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा था। जैसे ही हम अपनी बुलेरो से उतरे हमने देखा कि सामने कुछ बच्चे खड़े हुए थे और वो बहुत ही अजीब तरीके से हम लोगों को घूर रहे थे। हम उन्हें देख ही रहे थे कि तभी हमने सामने से कुछ लोगों को हमारी तरफ आते हुए नोटिस किया। वो लोग जल्दी ही हमारे पास आए, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि उन लोगों में से किसी को भी हिंदी या फिर छत्तीसगढ़ी नहीं आती थी, लेकिन हमें सिर्फ यही दोनों भाषाएं आती थी। लेकिन उसके बाद उनके बीच में से ही 2 जने ऐसे निकल के आए जिन्हें हिंदी बोलनी थोड़ी थोड़ी आती थी। हाँ, उन्हें ज़्यादा समझ नहीं आती थी, लेकिन इतनी आती थी कि वो हमसे बात कर सकें। वहाँ पे गांव का सरपंच भी आ गया और उसने हमसे कहा कि चलिए हम पंचायत घर में बात करते हैं। अब सही बताइए, एक छोटा सा गांव, उसमें अगर आपसे कोई कहे पंचायत घर के बारे में तो आपके दिमाग में शायद से यही ख्याल आया होगा 1 या 2 कमरे का छोटे सा घर जिसे पंचायत भवन बनाया गया हो। लेकिन नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हम वहाँ पे गए तो हम भी देखकर हैरान रह गए। वो एक बहुत ही बड़ा हॉल था, मतलब इतना बड़ा कि वहाँ पे नॉर्मल साइज़ के 15-20 कमरे निकल जाएंगे। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी हमें देखने को मिलेगा। थोड़ी देर हमने आसपास के नज़ारे देखे जो कि सच में बेहद ही खूबसूरत थे, और उसके बाद हमने अपना प्रोजेक्टर लगाया और अपने साउंड बॉक्सेस को इंस्टॉल कर दिया। उस जगह पे हमारे अलावा कम से कम 100 लोग थे जो कि सबके सब गांव वाले थे। हैरानी की बात थी, हमें उन्हें कुछ भी सामान लाने के लिए कहना नहीं पड़ा। वो खुद ही तरह तरह की सब्ज़ी और फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल होने वाला सामान लेके आ गए। हम लोग वहाँ पर टोटल 4 लोग गए हुए थे, मैं,
वर्मा सर, रवि सर और हमारा ड्राइवर संजय। लेकिन हमारे काम भी बटे हुए थे। हम में से एक को प्रोजेक्टर संभालना था, एक को वीडियो शूट और पिक्चर्स क्लिक करनी थी और एक को फॉर्म्स फिल करने थे। उस समय मुझे याद है मैं वीडियो शूट कर रहा था। वर्मा सर कंप्यूटर पे थे और संजय फॉर्म्स को फिल कर रहा था। रवि सर गांव वालों को समझा रहे थे। और उसके बाद वो घटना शुरू हुई जिसने हम सबको दहला के रख दिया। रवि सर लगातार बोले जा रहे थे कि अचानक से वो रुके और उनका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो वो एकदम से बहुत ही कंफ्यूज हो गए हों। और पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ ना कुछ अचानक से गड़बड़ हो रहा है और कुछ तो है जो कि सही नहीं है। कैमरा में ही मैंने देखा कि रवि सर की नज़र मेरे पीछे गांव वालों की तरफ है और वो बिल्कुल परेशान से दिख रहे थे। मैंने भी ये देखकर अपनी गर्दन पीछे घुमाई। जो मैंने पीछे मुड़ने के बाद देखा वो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं है। जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई तो मैंने देखा कि सारे के सारे गांव वाले एकदम रुक गए थे, बिल्कुल उसी पोजीशन पे जिस पे वो मानो लास्ट टाइम रुके हुए थे। उनमें से एक भी बंदा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। आपको याद होगा बचपन में हमें खेल खेलते थे स्टैचू वाला। उसमें जैसे ही बच्चा स्टैचू बोलता है तुरंत सबके सब एक ही जगह पे रुक जाते हैं। मानो बिल्कुल ऐसे ही सारा का सारा गांव एक झटके में ही बिल्कुल रुक गया था। लेकिन वो गांव वाले बिल्कुल ऐसे रुके हुए थे मानो सच में ही वो पत्थर की मूर्ति हो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा कि पूछिए ही मत। मेरे माथे पे पसीना छूट गया। बाकी के तीनों लोगों के चेहरे पर भी बिल्कुल यही भाव थे। वर्मा सर ने बोलने की कोशिश करी, आप सब प्लीज़ मेरी तरफ देखिए और हमारी बात का जवाब दीजिए। लेकिन उनमें से कोई भी 1 इंच भी नहीं हिला। धीरे से मैं डरता हुआ जो गांव वाला मेरे सबसे पास था उसके पास जाके खड़ा हुआ और बहुत ही ज़्यादा डरते हुए मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। लेकिन उसे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ और वो वैसे ही खड़ा रहा। फिर मैंने उसे पकड़ के एक बार को झकझोर भी दिया, लेकिन उसके बाद भी वो ज़रा सा भी नहीं हिला। हम लोगों ने अपने फ़ोन चेक करे, लेकिन चारों में से किसी के भी फ़ोन में सिग्नल के नाम पे कुछ भी नहीं था। वर्मा सर थे तो डरे हुए, लेकिन फिर भी हमें समझाने के लिए उन्होंने कहा, ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम लोग इस चीज़ की वीडियो बना लो ताकि हम बता सकें कि हम वापस क्यों आए हैं। हम सब लोग 1 मिनट के लिए सांस लेने के लिए पीछे वाले दरवाजे से बाहर खेतों की तरफ देखने के लिए गए। मुश्किल से हमें 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा जब हम वापस हॉल में आए। सबसे आगे संजय था और संजय हॉल में जाते के साथ ही ज़ोर से चिल्लाया, हे भगवान। उसकी आवाज़ सुनकर हम भी एक बार को रुक गए और देखने लगे कि आखिर क्या हो गया है। दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब पता नहीं क्या देखना पड़ेगा। लेकिन जब देखा तो हम सभी लोग हैरान रह गए। हमने देखा कि अब वहाँ पर पूरा हॉल बिल्कुल सुनसान था। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अभी उस हॉल में तकरीबन 100 लोग थे, लेकिन मुश्किल से 1 मिनट से भी कम समय में बिना कोई आवाज़ किए वहाँ से वो 100 के 100 लोग गायब हो गए। ये देखते के साथ ही मेरे दिल में एक अनजाने डर की लहर दौड़ पड़ी। हमें वहाँ पर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल शांति, कोई छोटा जानवर की भी नहीं। हम लोग बस भाग के अपनी गाड़ी के पास गए और गाड़ी में बैठ गए। संजय गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, या फिर यूँ कहूँ कि उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमारी बोलेरो बंद हो गई थी। वो अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। मुझे याद है वर्मा सर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे थे, लेकिन गाड़ी तब भी स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद अचानक से वर्मा सर चिल्लाए, कितनी बार कहा है कि गाड़ी को ध्यान रखा करो। लेकिन संजय चुपचाप देखता रहा और उसके बाद उसने कहा, शायद कुछ ठीक नहीं है, बस मैं 1 मिनट में देखता हूँ। संजय गाड़ी से बाहर निकला और उसने गाड़ी का बोनट खोला और उसके बाद वायरिंग को चेक करने लगा। एक जगह पे हाथ लगाते ही उसके हाथ बिल्कुल रुक गए और वो शांति से वहीं पर खड़ा हो गया। हमने आवाज़ मारी, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं गाड़ी से उतरा और उसके पास जाके खड़ा हो गया। उसने बहुत ही धीरे से मुझसे कहा। उन्होंने गाड़ी के स्पार्क प्लग निकाल लिए। मुझे लगा था कि इसमें स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर याद आया कि वो एक पेट्रोल कार थी। ये देखते के साथ ही मेरा दिमाग मानो बिल्कुल सुन्न हो गया।
जिसे कहते हैं ना, दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देना। मैं बस खड़ा होकर यही सोच रहा था कि अब मैं करूं तो आखिर करूं क्या? आखिर क्या हम यहाँ से जा भी पाएंगे? वर्मा सर भी गाड़ी से बाहर आए और संजय ने उन्हें स्पार्क प्लग के बारे में बताया। रवि सर अब भी गाड़ी के अंदर ही बैठे थे और हमें एकदम हैरानी भरे भाव से देखे जा रहे थे। हम सब में सीनियर और पेशेंस रखने वाले सिर्फ वर्मा सर ही थे, वरना हमारी हालत तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने बस कहा, ठीक है, हम यहाँ से पैदल तो जा नहीं सकते क्योंकि 1-2 घंटे में रात हो जाएगी। ये जंगली एरिया है, कोई और हमें कुछ करे ना करे लेकिन जंगली जानवर ज़रूर मार देंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे कोई और गाड़ी ढूंढो और उसका स्पार्क प्लग निकाल के यहाँ से चलो। कुछ देर के लिए बिल्कुल शांति सी छा गई और उसके बाद संजय ने कहा, ठीक है सर, मैं जाता हूँ और लेके आता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतनी हिम्मत उस वक्त कहाँ से आई और मैंने कहा, रुको, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और वर्मा सर से मैंने कहा कि प्लीज़ रवि सर का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम लोग एक बार फिर से गांव के अंदर चले गए। जैसे ही हमने गांव के अंदर कदम रखा, सच कह रहा हूँ, डर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। वो गांव बिल्कुल ही ज़्यादा सुनसान था, मानो वहाँ पे कभी कोई रहा ही नहीं हो। ऊपर से वहाँ पे किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब किसी की भी चीज़ की नहीं। संजय एक गली में मुड़ने के बाद मेरी तरफ देख के जोर से चिल्लाया, सर यहाँ आइए। उसे एक गाड़ी दिखी थी, उस गाड़ी के पास हम दोनों भाग के गए, लेकिन अफसोस वो एक डीजल वाला मॉडल था, इसीलिए उसमें स्पार्क प्लग नहीं था। एक बार फिर से मेरा दिल बैठ गया। मैं सोचने लगा कि आखिर करें तो करें क्या, लेकिन अचानक से तभी हमें एक आवाज़ आई। वो आवाज़ किस चीज़ की थी ये तो मुझे नहीं पता, मतलब वो आवाज़ मैंने पहली बार सुनी थी, लेकिन तभी अचानक से ज़ोरदार आवाज़ें आना शुरू हो गई। ऐसी आवाज़ें मानो भीड़ में बहुत सारे लोग भागते हुए ठीक हमारी तरफ ही आ रहे थे। वो आवाज़ आगे से दाएं मुड़ने के बाद वाली गली से आ रही थी शायद। हम दोनों बहुत ही ज़ोर से वहाँ से भागे, एक दरवाजे के पीछे जाकर छुप गए, लेकिन यकीन मानिए वहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं था। थोड़ी देर देखने के बाद जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो मुझे अब तक समझ नहीं आ पाया कि आखिर वो आवाज़ कहाँ से आई थी। आखिरकार हम एक बार फिर से वहीं पर पंचायत भवन के पास पहुँच गए और इस बार वहाँ का नज़ारा देखकर एक बार और हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। हमने देखा एक बार फिर से सारे के सारे गांव वाले बिल्कुल उसी तरह वहाँ पे खड़े हैं जैसे कि तब थे, मानो वो लोग वहाँ से गायब हुए ही ना हो, तब से ऐसे ही खड़े थे। संजय भी अब तक बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पे पड़ी जिसे देखकर हमारी आंखें चमक गई। उसने देखा कि गांव का जो मुखिया था उसके पैर के ठीक पास में हमारी गाड़ी का स्पार्क प्लग पड़ा था और उसने मुझे वो दिखाया। हम दोनों के मन में मानो खुशी की एक लहर सी आ गई। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी की बात थी वहाँ से उसको लेके आना। वो मुखिया सब लोगों के बीचों बीच खड़ा था और पता नहीं क्यों वहाँ पे जाने से एक अनजाना सा डर मुझे रोक रहा था। फिर भी मैंने संजय से कहा कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम ये स्पार्क प्लग लेके चले जाना, क्योंकि गाड़ी का काम सिर्फ तुम्हें पता है। मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कैसे कह रहा था, ये सब फिल्मी डायलॉग मेरे दिमाग में कहाँ से आए, लेकिन मैंने उस वक्त ये किया। बहुत ही धीरे से मैं उस मुखिया के पास पहुंचा और मैंने वो स्पार्क प्लग बस उठाने ही वाला था कि अचानक से एक हाथ मेरे हाथ के सामने आ गया। और उसके बाद जो मैंने देखा, उसे देखने के बाद मेरा दिल बिल्कुल दहल गया। मैंने देखा कि मुखिया एक बार फिर से हिलना शुरू कर चुका था और सच कह रहा हूँ उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, लेकिन फिर भी स्पार्क प्लग पे झपट्टा मारकर मैं उसे उठाकर वहाँ से बहुत ज़ोर से भागने लगा। बस खुशी इसी बात की थी कि उस मुखिया को छोड़कर और कोई हिल नहीं रहा था, वरना वो भीड़ मेरे को उसी वक्त वहीं पर दबोच लेती। हम लोग भागते हुए उस भीड़ से थोड़ा सा ही आगे आए होंगे और उसके बाद वो हुआ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। मैं बस पीछे मुड़ के यही देख रहा था कि सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन जो मैंने देखा उसे देखकर मानो एक पल को तो मेरी जान ही निकल गई। वो सारे के सारे गांव वाले
एक साथ अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा लिए। ये नज़ारा सही में बहुत ही ज़्यादा डरावना था, इतना कि मैं इसे देखकर एक बार को गिर गया। लेकिन संजय ने मुझे जैसे तैसे संभाला और हम लोग एक बार फिर से भागना स्टार्ट करके सीधा अपनी गाड़ी के पास गए। संजय फ़ौरन ही गाड़ी में स्पार्क प्लग लगाना स्टार्ट कर दिया और हम तीनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए। संजय फ़ौरन गाड़ी में आया और उसने गाड़ी तुरंत स्टार्ट कर दी और फ़ौरन ही उसने गाड़ी एकदम तेज़ी से भगा दी। लेकिन डर की बात ये थी कि वो सब के सब लोग एक साथ हम लोगों का दौड़कर पीछा कर रहे थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों रवि सर अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और पीछे मुड़कर चिल्लाने लगे, अब आओ ना। और पता नहीं क्यों भगवान भी कैसी परीक्षा ले रहे थे कि पता नहीं कैसे गाड़ी अचानक से झटके मार मार के वहीं पर रुक गई। संजय ने उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं दे रही थी। मैं सच कह रहा हूँ, वो चंद सेकंड ऐसे बीते हैं कि पूछिए ही मत। गांव वाले बिल्कुल तेज़ी से दौड़कर हमारे पास आ रहे थे। जब मुश्किल से 20 मीटर दूर रहे होंगे वो, अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो गई और संजय ने बहुत ही तेज़ स्पीड से वो गाड़ी वहाँ से निकाल ली। उसके बाद हमने पूरे रास्ते में कहीं पर भी गाड़ी नहीं रोकी। हम लोग सीधा धमतरी में जाकर ही रुके। पूरे रास्ते में हम में से किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। घटना ही ऐसी थी कि पता नहीं चल रहा था कि आखिर हुआ क्या, ये सच भी था या फिर पता नहीं क्या था। हम चारों के साथ जो भी हुआ था हमने ये बताने की कोशिश भी की, लेकिन सबने यही कहा कि इस गांव में तो कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ तक कि बाद में हमारे एक ऑफिसर ने सरपंच से बात भी की, लेकिन सरपंच का जवाब सुनकर हम सभी लोग चौंक गए। उसने कहा कि हम लोगों ने उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है और वो जो घटना हमारे साथ हुई थी वो उसने मानने से ही इनकार कर दिया। ज़िंदगी में इतना ज़्यादा डर कभी नहीं लगा था और ऊपर से उसके बाद सरपंच का ये कहना और भी ज़्यादा डरा रहा था। आखिर उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था ये तो मुझे आज तक नहीं पता चला। यहाँ तक कि हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था, क्योंकि जो हमारे पास कैमरा था वो वहीं कहीं गिर गया था भागते हुए। और पता नहीं क्यों उस दिन के बाद से ऐसा नहीं है कि हमने अपना काम छोड़ दिया, लेकिन अब हम कभी भी किसी भी गांव में जाते हैं तो एक बार पूरी जानकारी लेकर ही जाते हैं। आखिर उस दिन वो क्या हुआ था वो आज तक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो पे हम लाइक एम रखते हैं 600 लाइक्स का। होप आप इसे पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।